कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा था कि विद्युतांत सूर्यवंशी वह आयाम के अंदर जाता है और वहाँ की शक्तियों में खदल बदल मचाने लगता है। तभी विद्युतांत वह अपने दोस्त नागेंद्र सूर्यवंशी साम्राज्य को देखता है और मजे लेता है। इसके बाद उसकी नज़र अचानक मानव जगत आयाम के अंदर तमोधना और उसके पिता पर पड़ती है, जिसे वह देखते ही रह जाता है। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेरे साथ। मैं आपका भाई दिव्यांश उपाध्याय। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ तो कहानी बढ़ती है आगे। इस समय विद्युतांत सूर्यवंशी वह अनंत ब्रह्मांड के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ अलग ही अलग दुनिया दिखाई दे रही थी, वहाँ पर खड़ा था और उसकी नज़रें आसमान की एक दिशा के अंदर थी, जहाँ पर आयाम के बाहर दो लोग खड़े थे। वहाँ पर घना अंधेरा था और उस घने अंधेरे के अंदर दो व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक था मानव जगत आयाम का लीडर मृत्युंजय दानवेश और दूसरा था तमोधना। तभी विद्युतांत वह उन दोनों की तरफ देखता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। इतना कहते हुए उसकी नज़र सीधा तमोधना पर जाकर रुक जाती है। वहीं तमोधना इन सब बातों से बेखबर अपने पिता की तरफ देखता है और मृत्युंजय दानवेश की तरफ देखते हुए कहता है, बाबा मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और हम कल ही वहां पर प्रस्थान करेंगे। जैसे ही मृत्युंजय दानवेश उसकी इस बात को सुनते हैं, वह अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा हमें कल ही वहां पर प्रस्थान करना होगा, वरना यहाँ के बहुत सारे दलों को मालूम हो गया तो वो लोग भी आएंगे। उनमें से किसी की हिमाकत नहीं है कि वो मृत्युंजय दानवेश के बेटे को बीच में रोक सकें। इसीलिए तुम बेझिझक और बेफिक्र होकर जाओ, वहाँ मूल तत्व शक्ति तुम्हारी ही होगी। तमोधना जैसे ही अपने पिता मृत्युंजय दानवेश की इस बात को सुनता है, इसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसके साथ वह इसी मुस्कुराहट के साथ गुरूर में अपने दांतों को बाहर निकालता है और अपने हाथों की मुट्ठी को बीचते हुए कहता है, हाँ बाबा, और उसके बाद मैं उस शक्ति को प्राप्त करते ही एक विनाशक योद्धा बन जाऊंगा। फिर देखता हूँ मुझे रोकने की हिम्मत कितनी है और किस में है। यह कहते हुए वह अपने दांतों को पीसते हुए सामने की तरफ देखने लगता है और वह धीमी लेकिन एक बेहद खौफनाक आवाज में कहता है, विद्युतांत सूर्यवंशी मिलते हैं तेरे से एक और बार, लेकिन इस बार मुकाबला होगा, योद्धा तू और मैं ही होंगे, लेकिन समय बदल चुका होगा। यह कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक गुरूर भरी और शैतानी मुस्कुराहट दिखने लगती है। तमोधना की इन बातों को विद्युतांत सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसके साथ वह मुस्कुराते हुए कहता है, मूल तत्व शक्ति, ये लोग मूल तत्व शक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कौन सी। इतना कहने के बाद विद्युतांत वह उन दोनों की बातों को सुनने लगता है। तभी मृत्युंजय दानवेश वह तमोधना के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ 12 सबसे ज़्यादा ताकतवर कुदरती शक्तियों में से भी सबसे ज़्यादा ताकतवर 5 मूल तत्व शक्तियों में से एक है। इसीलिए यह तत्व शक्ति बेहद ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम कोई भी ऐसी गलती ना करो जिससे कीमत तुम्हारी जान की हो। जैसे ही तमोधना अपने पिता की इस बात को सुनता है, वह अपने सिर को हाँ मिलाता है और अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, जी बाबा। इतना कहने के बाद वह दोनों बात ही करते हैं कि मृत्युंजय दानवेश वह झटके से सामने ऊपर की दिशा में देखने लगता है और ऊपर दिशा की तरफ देखते हुए जोर से लेकिन चीखते हुए कहता है, किसकी इतनी हिमाकत है जो मुझे और मेरे बेटे को बात करते हुए देख रहा है, और कौन है जो हम पर नज़र रखे हुए है। मृत्युंजय दानवेश के इतना कहते ही आसपास का महल वह कांपने लगता है और आसपास की जमीन वह भूकंप से भर जाती है और धरती और आकाश को चीरते हुए उसकी आवाज़ वह चारों तरफ गूंजने लगती है। तमोधना जैसे ही उसकी इस बात को सुनता है, वह अपनी नज़रों को फौरन एक दिशा में करता है जहाँ पर मृत्युंजय दानवेश देख रहे थे, लेकिन तमोधना को वहाँ पर कोई नहीं दिखता। तभी तमोधना वह अपनी नज़रों को अपने बाबा यानी मृत्युंजय दानवेश की तरफ करते हुए कहता है, बाबा कौन है। तभी मृत्युंजय दानवेश वह अपने हाथों को आगे करते हैं और जैसे ही वह अपने हाथों को आगे करते हैं, आसपास का आयाम चटकने लगता है और वहाँ पर एक जोरदार लेकिन भीषण धमाका होता है। धड़ाम की आवाज़ के साथ जहाँ पर मृत्युंजय दानवेश देख रहे थे, वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ का आयाम चटक जाता है। यहाँ पर ऐसा होता है और वहीं पर विद्युतांत सूर्यवंशी जो कि आयाम के ऊपर से उन दोनों पर नजरें रखे हुए था,
उसके सामने का आयाम वहाँ चटक जाता है और धड़ाम की आवाज़ के साथ विद्युतांश का बैलेंस बिगड़ता है और वहाँ आ चिल्लाते हुए सीधा ब्रह्मांड में कूदने लगता है। इस समय विद्युतांश के हाथ पैर कांप रहे थे और वह अपने दोनों हाथ पैरों को इस तरह फेंक रहा था जैसे कि वह पानी के अंदर हो और वह हाथ पैरों को फेंक कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। विद्युतांश जोर जोर से चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वह देखता है कि वह उसके नीचे ज्वालामुखी से बना हुआ एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ ज्वालामुखी और अग्नि ही अग्नि है और उस अग्नि के बीचों बीच एक सिंह सा दिखने वाला जानवर खड़ा है जिसकी पूरी बॉडी वहाँ सुनहरी लेकिन ताकतवर अग्नि से बनी हुई है और उसके सिर के ऊपर किसी बादशाह की तरह ताज रखा हुआ है। विद्युतांश जैसे ही इस दृश्य को देखता है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वह सीधा जाकर लावा के ढेर में जा गिरता है लेकिन उससे पहले ही एक व्यक्ति वहां पर आता है। वह विद्युतांश का हाथ पकड़ लेता है जिसके बाद विद्युतांश वह जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वह आयाम से बाहर उसी गुफा के अंदर खड़ा था जहां से वह आयाम के अंदर घुसा था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था और उसकी सांसें लगातार फूल रही थी और उसके सामने खड़ा था काक बिचुंडी। जैसे ही विद्युतांश मास्टर काक बिचुंडी को देखता है वह मास्टर काक बिचुंडी की तरफ देखते हुए कहता है, धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया वरना मेरी जान चली जाती। हाँ कहते हुए उसके मुंह से हाँफनी निकल रही थी और वह इसी बात को दोहरा रहा था। जैसे ही काक बिचुंडी उसकी इस बात को सुनते हैं वह उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के आज तो तू मरते मरते बचा है। तू शायद भूल गया कि तू अपने महल के अंदर नहीं है, तू इस समय आयाम के अंदर खड़ा था और वहाँ पर एक गलती मौत को बुलावा दे सकती है। तुझे क्या लगा कि तू इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आयाम के अंदर से निकल कर बाहर आ सके? आयाम को पार करने की ताकत तो स्वयं विनाशक योद्धाओं के पास नहीं, तो तू तो चीज़ ही क्या है। जैसे ही विद्युतांश उनकी इस बात को सुनता है वह अड़बड़ा जाता है और अड़बड़ाते हुए कहता है, देखिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे यह सब गलती हो गई। जैसे ही काक बिचुंडी विद्युतांश की इस बात को सुनते हैं वह उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुझे मरना हो तो मर, लेकिन यहाँ पर खंगेश को आ जाने दे। उसके सामने मरेगा तो वहाँ मुझ पर चिल्लाएगा तो नहीं, मैंने उसके दोस्त को समझाया नहीं। यह कहते हुए आचार्य काक बिचुंडी वह विद्युतांश को डांटने ही लगते हैं कि तभी वहाँ का आयाम बाहर चटकता है और वहाँ से काँव काँव की आवाज़ के साथ एक कौवा आता है। उस कौए के वहाँ पर आते ही चारों तरफ का आयाम वहाँ स्तब्ध रह जाता है और वहाँ पर उस कौए से एक अट्टा कट्टा 24 से 25 साल का नौजवान लड़का प्रकट होता है। उस लड़के की आंखें वहाँ लाल थी और उसके सिर के ऊपर एक ताज रखा हुआ था। तभी वह लड़का अपनी नज़रों को सामने आचार्य काक बिचुंडी की तरफ करता है और अपनी नज़रों को विद्युतांश की तरफ करता है। इस समय उस लड़के की हालत बेहद ज़्यादा खराब थी और उसके चारों तरफ खून ही खून लगा हुआ था, जैसे कि उसे लग रहा था कि वह किसी युद्ध से अपनी जान बचा कर आया। ऐसे ही आचार्य काक बिचुंडी उस लड़के की हालत को देखते हैं, वह अड़बड़ा जाते हैं और अड़बड़ाते हुए सीधा उस लड़के के पास पहुंचते हैं। फिर वह उस लड़के के पास पहुंचते हैं और उसके पास पहुंचते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ी प्रभाव भरी आवाज़ में कहते हैं, खंगेश क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी हालत इतनी गंभीर क्यों है। इतना कहते हुए वह गंभीर खंगेश को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगते हैं कि कहीं खंगेश को कोई चोट ना लग गई हो। विद्युतांश भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहाँ आगे बढ़ते हुए सीधा खंगेश के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वह खंगेश की तरफ देखता है और खंगेश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी हालत बेहद ज़्यादा खराब क्यों लग रही है। खंगेश जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनता है वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं व्यापारियों की बस्ती में गया था तुम्हारी पत्नी कृष्णा के साथ जड़ी बूटियों की खोज में, लेकिन जैसे ही मैं व्यापारियों की बस्ती में पहुंचा, जिस दल को तुमने वहां की जिम्मेदारियां सौंपी थी उस दल ने बगावत कर दी और उस दल की राजकुमारी ने महेश्वर लोक के एक सैनिक से विवाह कर लिया, जिसके बाद पूरी की पूरी व्यापारियों की बस्ती वह इस समय महेश्वर लोक के कब्जे में है।
इसीलिए मैं और कृष्णा वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, हमारी जान के ऊपर हमला हो गया। विद्युतान जैसे ही उनकी इस बात को पीछ सुनता है, उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन गुस्से भरा भाव दिखने लगता है, जिसके साथ वह अपने दांतों को पीसता है और दांतों को पीसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? उस दल ने महेश्वर साम्राज्य से हाथ मिला लिया है। तभी कंगेश वह अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है, हाँ, इस युद्ध में हमें जड़ी बूटियाँ तो मिली, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया। मैं ही नहीं, कृष्णा की भी हालत बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। कंगेश की बात को सुनने के बाद विद्युतांश उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह अड़बड़ाते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? इतना कहने के बाद वह कंगेश की तरफ देखता है। तभी कंगेश वह अपने पीछे की तरफ नज़रों को करता है, जहाँ पर एक लड़की वह खड़ी हुई थी, जिसकी लिबास वह कंधे के ऊपर से थोड़ी बहुत फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह के अंदर से खून भी निकल रहा था। विद्युतान जैसे ही इस दृश्य को देखता है, उसकी नज़रें सामने उसी लड़की के ऊपर टिक जाती हैं। वह देखता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। तभी वह कृष्णा के पास धीरे धीरे भाग जाता है और जाकर कृष्णा के कंधे पर हाथ रखता है। इस समय कृष्णा की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर थी और उसके चेहरे के ऊपर से खून निकल रहा था और उसका सुंदर चेहरा इस समय बिखरा हुआ सा लग रहा था और उसके चेहरे पर एक पीला भाव था, जैसे कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी। तभी विद्युतांश वह धीरे धीरे कृष्णा के पास जाता है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ? तभी कृष्णा वह विद्युतांश को एक टक देखते ही रहती है, जिसके बाद वह बिना कुछ कहे सीधा विद्युतांश को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वह विद्युतांश को गले लगाए रखती है और गले लगाए रखते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। विद्युतांश जैसे ही कृष्णा की इस हालत को देखता है, उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही कृष्णा है जो हमेशा उससे उल्टी बात करती थी और कभी भी नहीं डरती थी। वही कृष्णा आज इतनी ज़्यादा डरी हुई लग रही है कि उसने विद्युतांश को छोड़ा ही नहीं। तभी विद्युतांश वह कृष्णा को भी इसी हालत में देखता है, जिसके बाद विद्युतांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए कृष्णा को अपने गले से लगा लेता है। वह एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाए रखते हैं। तभी वहाँ पर खड़े हुए आचार्य काकभुचुंडी वह की आवाज़ निकालते हैं और धीरे धीरे उनके पास जाते हैं। जैसे ही विद्युतांश वह उनकी इस आवाज़ को सुनता है, वह तुरंत कृष्णा को छोड़ता है, लेकिन कृष्णा फिर भी विद्युतांश को छोड़ नहीं रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वह बेहद ज़्यादा डरी हुई है। तभी विद्युतांश प्यार से उसके बालों पर हाथ रखता है और उससे प्यार से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों प्रतीत हो रही हो? विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद कृष्णा की आंखों से बेहद ज़्यादा गंभीर लेकिन आंसुओं की धारा बहने लगती है। विद्युतांश जैसे ही इस चीज़ को देखता है, विद्युतांश उसके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है, जिसके साथ वह कृष्णा की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही। कृष्णा जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनती है, वह विद्युतांश की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए रोते हुए कहती है, वो मैं इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। विद्युतांश फिर अपनी नज़रों को कंगेश की तरफ करता है और कंगेश की तरफ अपनी नज़रों को करते हुए कहता है, क्या हुआ? यह इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? कंगेश जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनता है, वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए उसे आगे बताते हुए कहता है, जैसे ही हम व्यापारियों की बस्ती में पहुंचे थे, वहां पर दीनानाथ, जो कि महेश्वर लोक का एक सेनापति है और जिसकी शक्ति चरम के सर्वेश्वर योद्धा की जितनी है, उसने कृष्णा इतना कहते हुए वह चुप हो जाता है और फिर विद्युतांश की तरफ देखता है। तभी विद्युतांश उसके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है और उसके सब्र का बार वह टूटने लगता है, जिसके साथ वह चीखते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? बताओ तो सही। बार बार रुक जा रहे हो। इतना कहते हुए विद्युतांश के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। तभी कंगेश वह गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए शांति से कहता है, उसने महारानी कृष्णा की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की और उनके साथ गलत करने का प्रयत्न किया। यह कहते हुए कंगेश की आवाज़ वह चुपचाप हो रही थी और कट रही थी। विद्युतांश जैसे ही इस चीज़ को सुनता है, विद्युतांश के चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है और उसकी आंखों से बिजलियों की कड़कड़ाहट इस कदर बाहर निकलने लगती है, जैसे कि वह खुद ही बिजली में परिवर्तन हो गया हो और विद्युतांश के शरीर के अंदर से
बेहद ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। जैसे ही विद्युतांश के शरीर के अंदर से शक्तियाँ निकलने लगती हैं, वह गुफा ज़ोर ज़ोर से धर्राने लगती है और गुफा के पत्थर इधर से उधर होने लगते हैं और विद्युतांश की शक्तियाँ वह उसके कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही थी। तभी विद्युतांश चीखते हुए कहता है, क्या महेश्वर लोकपालों की इतनी हिम्मत कि उसने सूर्यवंशी साम्राज्य की महारानी की इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की। यहाँ कहते हुए विद्युतांश के चेहरे के ऊपर से इतना ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था कि वह इस समय क्रोध से भरा हुआ था। तभी विद्युतांश उसका गुस्सा वह चरम पर पहुँचता है कि तभी विद्युतांश को बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है और विद्युतांश के मुंह के अंदर से बेहद ज़्यादा खून निकलने लगता है और विद्युतांश के सीने के ऊपर बनी हुई वह रहस्यमय सील जोर जोर से जगमगाने लगती है। तभी विद्युतांश वह अपने सीने के ऊपर हाथ रखता है जहाँ पर वह रहस्यमय सील बेहद ज़्यादा गंभीर लेकिन खतरनाक तरीके से जगमगा रही थी। इस समय उस काली सील के अंदर से इतनी ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकल रही थी जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। तभी खंगेश वह विद्युतांश की तरफ आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, विद्युतांश शांति लो, अगर तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो यह सील तुम्हारी शक्तियों को सोखने लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। खंगेश विद्युतांश को इतना कह के संभालता है। तभी कृष्णा भी विद्युतांश के पास आती है और उसके सिर को अपने कंधे के ऊपर रखते हुए उसके गालों पर अपने हाथों को रखती है, लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहती है, कुछ नहीं। जब तुम्हारी इस हालत के बारे में हमें मालूम हुआ तो हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। अब तुम्हें देख लिया तो मुझे भरोसा हो गया कि तुम ठीक हो। इसी के साथ मैं आराम से सूर्यवंशी महल लौट पाऊंगी। विद्युतांश जैसे ही कृष्णा की इस मासूमियत भरी आवाज़ को सुनता है, उसकी आंखों में एक अजब सी लेकिन एक अलग सी चमक दिखने लगती है, जिसके साथ वह कृष्णा की तरफ देखता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे वाह मैडम, तुम इतना प्यारा भी बोल सकती हो, मुझे आज महसूस हुआ। यह कहते हुए विद्युतांश वह कृष्णा की तरफ देख रहा था और विद्युतांश के चेहरे के ऊपर एक शरारती मुस्कुराहट थी। कृष्णा जैसे ही विद्युतांश की इस मुस्कुराहट को देखती है, उसके चेहरे के ऊपर शर्म की लालिमा छाने लगती है और तभी वह विद्युतांश के कंधे को अपने सिर के ऊपर से उठाती है और उसे धक्का मारते हुए कहती है, अरे बेवकूफ़ लड़के, मैं यह कह रही हूँ कि तुम ठीक हो। यह चीज़ मैं आचार्य को बता दूंगी। इसके अलावा और तुम कुछ सोच रहे हो तो यह तुम्हारा बहम है। यह कहते हुए वह वहाँ से मुड़कती है कि तभी उसके बगल का आयाम वह चटक जाता है और वहाँ से कोई व्यक्ति सीधा कृष्णा के हाथ को पकड़ देता है। विद्युतांश जैसे ही यह दृश्य देखता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और उसकी नज़रें गंभीरता के साथ सीधा सामने की तरफ देखने लगती हैं, जहाँ पर आयाम के अंदर से एक हाथ आया था जिसने कृष्णा के हाथ को पकड़ा और उसे वह अपने साथ खींच कर आयाम के अंदर ले गया। विद्युतांश जैसे ही इस दृश्य को देखता है, उसके हाथ पैर स्तब्ध रह जाते हैं और वह स्तब्धता के साथ वहाँ सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, कृष्णा। इतना कहने के साथ ही वह सामने अपनी नज़रों को करता है जहाँ से वह आयाम बंद हो गया था। तभी विद्युतांश के चेहरे के ऊपर गुस्सा दिखने लगता है कि तभी विद्युतांश वह अपने हाथों की सील को बदलता है और जोर से चीखते हुए कहता है, प्रथम गेट आयामी। उसकी तरह कहते ही विद्युतांश के सामने एक सोने से और ब्रह्मांड से बना हुआ पहला गेट, जो कि आयामी 6 गेटों में से एक था, वह खुल जाता है और विद्युतांश तुरंत बिना किसी देरी के उस गेट के अंदर घुसता है। विद्युतांश को इतनी फास्ट और इतनी ज़्यादा तरीके से काम करते हुए देखकर खंगेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपनी नज़रों को सीधा आचार्य काकभीचुंडी की तरफ करता है, जो कि इस समय अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर आसमान की तरफ देखकर सीटी बजा रहे थे, जैसे कि वह खंगेश की नज़रों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं। तभी खंगेश वह आचार्य काकभीचुंडी की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आचार्य, अगर मैं सही हूँ तो यह 6 गेट आयामी मंत्राओं में से पहला गेट है ना? आचार्य जैसे ही उसकी इस बात को सुनते हैं, वह खंगेश की तरफ देते हैं और लड़बड़ाते हुए कहते हैं, देखो लड़के, गलत मत समझ रहा, इस लड़के की काबिलियत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए इस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मुझे इसे सिखाना पड़ा। तुम्हारे जाने के बाद तुम नहीं जानते, इस लड़के ने घुटनों के बल आकर मेरे सामने गड़गड़ाया, भीख मांगी कि आचार्य, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए क्या आप मुझे आयामों के बारे में सिखाएंगे? इसीलिए मैंने इस लड़के को आयामों के बारे में सिखाना सही समझा।
लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह लड़का इतनी ही जल्दी पहले सड़गेट के ऊपर अपना इतना तीव्र अधिकार जमा लेगा कि यह लड़का कुछ ही क्षणों में 16 सड़गेटों में से पहले सड़गेट को खोल लेगा और अपनी यात्रा को इधर से उधर सुखमय कर लेगा। जैसे ही खंगेश वह अपने आचार्य की इस बात को सुनता है, वह आचार्य की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ आचार्य, मैं जानता हूँ कि आप कितने सत्यवादी हैं। इतना कहते हुए वह दोनों सामने की तरफ देखते हैं कि उनके ऊपर का आसमान वहाँ फटता है और वहाँ से धड़ाम की आवाज़ के साथ एक व्यक्ति सीधा जाकर गुफा की ज़मीन से टकराता है। जैसे ही वह व्यक्ति गुफा की ज़मीन से टकराता है, वहाँ पर एक जोरदार लेकिन भीषण धमाका होता है। धड़ाम की आवाज़ के साथ गुफा की नीचे की ज़मीन वह चटक जाती है और उस गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति दिखने लगता है। तभी ऊपर का आयाम वहाँ फटता है और वहाँ से विद्युतान सूर्यवंशी और उसने हाथ पकड़ रखा था कृष्णा का, वह दोनों आसमान के ऊपर पैर रखते हुए नीचे गुरूर में उतर रहे थे किसी महाराज और महारानी की तरह। तभी खंगेश वह अपनी नज़रों को उसी व्यक्ति की तरफ करता है और उस व्यक्ति की तरफ करते हुए कहता है, ये तो व्यापारियों की बस्ती का सेनापति दीनानाथ है। इतना कहते हुए वह विद्युतांश की तरफ नज़रों को करता है। इस समय विद्युतांश की गंभीर नज़रों में इतनी ज़्यादा बेरहमी चमक रही थी कि जिसे कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाता कि यह लड़का कितना ज़्यादा बेरहम हो चुका है। जिसके बाद विद्युतांश वह दीनानाथ की तरफ अपनी नज़रों को करता है और दीनानाथ की तरफ अपनी नज़रों को करते हुए कहता है, तो तू है छुछुंदर जो मेरी पत्नी के ऊपर अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। यह कहते हुए विद्युतांश की आंखों में बिजलियों की एक ऐसी चमक कौंधती है जिसे देखकर दीनानाथ के हाथ पैर कांप जाते हैं और वह सिर्फ शांति से लेकिन डरे हुए शब्द में सिर्फ उसके मुंह से 2 ही शब्द निकलते हैं, थंडर गॉड। इसके साथ विद्युतांश की नज़रें सीधा दीनानाथ को ऊपर से नीचे तक घेरने लगती हैं और विद्युतांश वह दीनानाथ की तरफ सिर्फ अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। विद्युतांश के एक कदम को आगे बढ़ाते ही विद्युतांश तुरंत अगले ही पल दीनानाथ के जस्ट बगल में पहुंच जाता है। जिसके बाद विद्युतांश वह दीनानाथ की कॉलर को पकड़ता है और दीनानाथ की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे लगा था कि तू इतनी आसानी से कृष्णा को मेरे सामने से ले जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दीनानाथ जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनता है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह कांपते हुए आवाज़ में कहता है, बे 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 बे। विद्युतांश सूर्यवंशी उसके मुंह से जैसे ही यह शब्द निकलते हैं, आसपास की हवा वह जम सी जाती है। तभी विद्युतांश धीरे धीरे उसके पास जाता है और अपने चेहरे पर एक बेहद खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ मैं ही हूँ विद्युतांश सूर्यवंशी। यह कहते हुए विद्युतांश के चेहरे पर एक खूंखार लेकिन बेरहम मुस्कुराहट आती है, जिसके साथ वह सीधा दीनानाथ की कॉलर को पकड़ लेता है और फिर वह दीनानाथ के तरफ देखता है और अपने हाथों की चुटकी बजाता है। जैसे ही विद्युतांश सूर्यवंशी वह अपने हाथों की चुटकी बजाता है, विद्युतांश के पीछे का आयाम चटकता है और वहाँ से एक काले कलर की लेकिन बेहद ज़्यादा खतरनाक तलवार बाहर निकलती है। उस तलवार के बाहर निकलते ही आसपास की जगह कांप जाती है और वहीं पर खड़े हुए आचार्य काक बिच्छुंडी और खंगेश उन दोनों के पैर कांप जाते हैं और वह अड़बड़ाते हुए अपनी जगह से 4 से 5 कदम पीछे हो जाते हैं। तभी काक बिच्छुंडी वह खंगेश की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ मिलकर कहते हैं, आत्मा विनाशक तलवार। उनके इतना कहते ही पूरी की पूरे आयाम में सन्नाटा मच जाता है, क्योंकि यहाँ थी विद्युतांश की आत्मा विनाशक तलवार और वह काली लेकिन खून की तरह लाल बेरहम तलवार सीधा दीनानाथ की तरफ बढ़ने लगती है। दीनानाथ के हाथ पैर कांप जाते हैं और वह अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वही विद्युतांश की भी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उसकी आंखों में बेरहम चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसके साथ वह दीनानाथ को देख रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जो विद्युतांश को सोच में डाल देता है और वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। दीनानाथ उसके चेहरे के ऊपर जो मौत का डर था वह धीरे ही खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक बेहद ज़्यादा खतरनाक हंसी गूंजने लगती है। हा 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 हा। इसी के तहत दीनानाथ वह विद्युतांश की तरफ देखता है और अपने हाथों को आगे करता है। जैसे ही वह अपने हाथों को आगे करता है, उसके हाथों में शक्ति से बना हुआ एक शक्ति स्टोन दिखने लगता है, जिसके साथ वह अपनी पूरी ताकत के साथ उस शक्ति स्टोन को तोड़ देता है। जैसे ही दीनानाथ उस शक्ति स्टोन को तोड़ता है,
वहाँ पर हवा भारी हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ तनाव ही तनाव दिखने लगता है। इसके साथ वहाँ पर सिर्फ शांति ही छा जाती है। विद्युतांश वहाँ दीनानाथ के हाथ की तरफ देखता है, जहाँ से वो शक्ति स्टोन की सिर्फ राख ही राख वहाँ निकल रही थी। तभी दीनानाथ वह विद्युतांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लीडर विद्युतांश सूर्यवंशी, आप शायद बेहद ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपका सामना इस समय महेश्वर साम्राज्य से हो रहा है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में एक खूंखार और बेरहम चमक दिखने लगती है, जिसे देखकर विद्युतांश को समझ नहीं पाता कि तभी वहाँ के आसपास का आयाम बाहर चटकने लगता है और उन आयामों के अंदर से कुछ लोग और बाहर निकल कर आते हैं। विद्युतांश उनमें से सबसे पहले देखता है कि एक बेहद ज़्यादा खूबसूरत लड़की, जिसका चेहरा वह दूध की तरह सफ़ेद था और वह दिखने में बेहद ज़्यादा आकर्षक और खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखने मात्र से ऐसा लग रहा था कि वह किसी हूर की अप्सरा हो। वह धीरे धीरे आसमान पर अपने पैर को रखती है और गुरूर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चली आती है। वह लड़की थी वरुणी। वरुणी के बाहर निकलते ही वहाँ पर और आयामी दरारें खुलती हैं और वहाँ से बुजुर्ग कहरोचन और महारानी मायरा तीनों बाहर निकलते हैं। विद्युतांश जैसे ही उन तीनों को बाहर निकलते हुए देखता है, उसकी आंखों में समस्या दिखने लगती है, जिसके साथ विद्युतांश वह उन तीनों की तरफ देखता है। वह देख पा रहा था कि इस समय वरुणी वह शुरुआती अर्धविनाशक योद्धा बन चुकी है और वहाँ पर खड़ा हुआ बुजुर्ग कहरोचन एक अर्धविनाशक योद्धा बन चुका है। और यहाँ पर खड़े हुए सभी योद्धाओं में से सिर्फ महारानी मायरा ही ऐसी थी जो सिर्फ चरम के सर्वेश्वर योद्धा थी और वह दीनानाथ चरम का सर्वेश्वर था, जबकि बुजुर्ग कहरोचन वह अर्धविनाशक रैंक से एक कदम दूर यानी चरम का सर्वेश्वर से ज़्यादा था। और वरुणी वह तो एक अर्धविनाशक योद्धा बनी चुकी थी। विद्युतांश के सामने ऐसे 4 दुश्मन खड़े थे, जिनमें से विद्युतांश को अकेले उन सब से लड़ना है। विद्युतांश जैसे ही उनकी तरफ देखता है, विद्युतांश की आंखों में एक बेहद ज़्यादा क्रूर लेकिन खतरनाक चमक उठती है, जिसके साथ विद्युतांश देखता है कि वरुणी के शरीर के अंदर से बेहद ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकलती हैं। जैसे ही वरुणी की शक्तियाँ बाहर निकलती हैं, आसपास की गुफा में दबाव बढ़ने लगता है और वह गुफा चकनाचूर होने लगती है और चारों तरफ पत्थर वह मलबे के ढेर में बदलने लगते हैं। यहीं बुजुर्ग कहरोचन, महारानी मायरा और दीनानाथ वह भी अपनी अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हैं और जैसे जैसे उनकी शक्तियाँ बाहर निकलती हैं, आसपास की जगह वह धुंधलाने लगती है और चारों तरफ की गुफा वह फूटने लगती है। तभी विद्युतांश उसके चेहरे के ऊपर तनाव आता है। फिर विद्युतांश वह अपने तनाव को छुपाता है और सामने की तरफ देखते हुए खुद ही खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, विद्युतांश आज नहीं तो कभी नहीं। इतना कहने के बाद विद्युतांश सूर्यवंशी भी अपने शरीर के अंदर से बेहद ज़्यादा खतरनाक शक्तियों को बाहर निकालता है। जैसे ही विद्युतांश की चरम के अर्धविनाशक की शक्तियाँ बाहर निकलती हैं, आसपास की जगह वह धुंधलाने लगती है, चारों तरफ माहौल बिगड़ने लगता है, आसपास और ज़मीन की हालत बिगड़ने लगती है और धरती आसमान को चीरते हुए बादल वह इस तरह गर्जना करते हैं जैसे कि बिजलियाँ वह पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए प्रतीत हो रही हैं। विद्युतांश के चरम के अर्धविनाशक की शक्तियों को निकलते ही वरुणी और वहाँ पर खड़े हुए तीनों योद्धाओं की शक्तियाँ वहाँ स्तब्ध हो जाती हैं और वह धीरे धीरे पीछे उठने लगती हैं। तभी विद्युतांश की शक्तियाँ वहाँ पूरी की पूरी जगह को घेर लेती हैं, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी विद्युतांश की सीने के ऊपर लगी विवाह रहस्यमय सील चमकने लगती है और विद्युतांश के मुंह के अंदर से बेहद ज़्यादा खतरनाक रफ्तार में खून का फुब्बारा निकलता है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या विद्युतांश की शक्तियाँ हो जाएंगी कमज़ोर? अगर हाँ, तो विद्युतांश कैसे बचा पाएगा अपने मित्रों को और क्या विद्युतांश काबू कर पाएगा उस रहस्यमय अग्निमल तत्व शक्ति को? और क्या होगा जब आएगा वह अपने सबसे कट्टर दुश्मन तमोधना के सामने?